हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश 2022 का ये टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है यूपीपीसीएस का। ये टेस्ट नंबर 3 है। 2 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और एमपीपीएससी, तो आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी काफ़ी फ़ायदा पहुँच सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। दूसरा ये दिया गया है कि अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, ये जो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित, मतलब इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, देखिए इसका मतलब यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कि देखिए, अगर संविधान में, मतलब संविधान के अनुसार देखा जाए तो कोई व्यक्ति या सरकार किसी की जान नहीं ले सकता है। ठीक है, ये जो है कि किस में आएगा, तो ये अपराध में आएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध किया है जैसे कि हत्या हो गया, रेप हो गया, ठीक है, इस टाइप का कुछ किया है और इस पर कोई कानून बना है, तो उस स्थिति में उसको जो है कि फांसी की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो तब जाकर के उस स्थिति में उसकी जान ली जाएगी। ऐसे मतलब कुछ नहीं है, मतलब विधि के अनुसार ही जो भी चीज़ें किया जाएगा वो किया जाएगा। ठीक है, दूसरा ये दिया गया है कि अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद जो 21 है वो विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जो है कि संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 21 और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 21 का ए, ठीक है, ये हुआ था आपका 2002 में कौन सा 86वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो है कि ए जोड़ा गया 21 में, और उसमें ये बताया गया कि राज्य जो है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, देखिए ये हमारा किस में आता है, ये तो फंडामेंटल राइट में आता है। फंडामेंटल राइट हमारे भाग 3 में आता है, 12 से 35 तक का। ठीक है, और देखिए ये चीज़ें हैं कि ये सब सारी चीज़ें जो है ना, ये इसका जो है कि संरक्षण जो है कि नागरिक और विदेशी ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, इसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का है, ये जो अनुच्छेद 21 के तहत है ये, तो इसमें जो है कि नागरिक को भी है और जो विदेशी हैं उनको भी है, मतलब सभी व्यक्तियों की ये चीज़ें प्राप्त है। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों सही है, पहला और दूसरा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निवारक निरोध विषय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। दूसरा ये दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें निवारक निरोध विषय की, तो ये जो है कि कहाँ पे रखा गया है संविधान में, तो समवर्ती सूची में के अंतर्गत रखा है। देखिए हमारी अनुसूचियाँ जो हैं कितनी हैं, तो हमारी अनुसूचियाँ जो है कि संविधान में 12 हैं, और 12 में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 विषय हैं। कौन कौन? एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो ये निवारक निरोध विषय जो है ये कहाँ पे रखा गया है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, देखिए समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जिन पे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकता है। ठीक है, राज्य सूची में कौन से विषय होते हैं, जिन पे केवल राज्य काम कर सकता है, राज्य कानून बना सकता है। संघ सूची में वो विषय होते हैं जिन पे केवल संघ कानून बना सकता है, एंड समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन किसका कानून ज़्यादा प्रभावकारी होगा, तो वो होगा केंद्र का। ठीक है, तो ये आपका सही है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि 3 शब्द जोड़े गए हैं। कहाँ पे, तो प्रस्तावना में। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है कि जोड़ा गया प्रस्तावना में। तो ये भी आपका सही है कि पंथ निरपेक्षता जो है कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये है कि किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करता है।
ठीक है। ये क्या है कि वह सभी धर्मों का समान संरक्षण प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है कि कोई एक धर्म नहीं है, ठीक है, और सभी धर्मों को रिस्पेक्ट भी करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये दोनों सही है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। दूसरा यह है कि अपने मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 का एक उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, इसको क्या बोला है, संविधान की आत्मा और हृदय, ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका अनुच्छेद 32 है संविधान का, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला है, हार्ट एंड सोल बोला है, मतलब आत्मा और हृदय कहा है। तो ये आपका सही है। अच्छा देखिए, ये जो है कि और किस चीज़ को आत्मा और हृदय कहा गया है, तो हमारे संविधान में जो उद्देशिका है उसको भी मूल आत्मा कहा गया है। किसने कहा है वो, तो इन्होंने न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने गोलकनाथ बनाम पंजाब प्रकरण में इन्होंने ये बताया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, और जो हमारा उद्देशिका है उसको जो है कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने कहा है संविधान की मूल आत्मा, ठीक है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अपने मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32A मतलब 32 का एक जो है उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त करता है। देखिए, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो आप जो है कि डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका 32 का 1 में दिया गया है, तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है। बी भी आप सेकंड वाला भी आपका सही है। देखिए, एक एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि यूपी पीसीएस का जो है कि आजकल स्टैंडर्ड जो है कि बहुत अप हो गया है, लगभग यूपीएससी के तर्ज पे हो गया है। तो उस टाइप की ही क्वेश्चन डाले जाते हैं, और एक क्वेश्चन में आपका 5-5 7-7 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला यह दिया गया कि सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। दूसरा यह दिया गया कि सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। कौन सा इसमें से सही है? देखिए, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग क्या लाइटर रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उस लाइटर में कुछ लिक्विड पदार्थ होता है, वो क्या होता है, तो वो ब्यूटेन होता है, ठीक है। जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें जो लिक्विड पदार्थ होता है उस क्या होता है वो, तो ब्यूटेन होता है। सीसा की उसमें एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। जो विद्युत चालन की जो क्षमता होती है, मतलब विद्युत चालकता जो होती है वो में उस सीसा में कम होती है, ठीक है। तो ये दोनों आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पहला यह दिया है कि इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक वेटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। दूसरा यह दिया गया है कि इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह मतलब डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तीसरा यह दिया है कि इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। देखिए, इंसुलिन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इंसुलिन की खोज जो है कि फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने कब किया था, 1921 में किया था, बिल्कुल सही है। इंसुलिन के कम श्रवण से मधुमेह मतलब डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है, ये भी सही है। और इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। और जिसमें जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है, तो ये भी आपका सही है इंसुलिन के संबंध में। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 ये 3 हो जाएगा, ये तीनों जो है कि सही है आपका, ठीक है। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामले की नहीं। दूसरा यह दिया है कि यह अधिनियम
स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए, ग्राम न्यायालय अधिनियम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय में केवल सिविल मामले की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामले की नहीं। देखिए, ये जो है ना, सिविल मामलों की भी सुनवाई कर सकता है और आपराधिक मामलों की भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। आपराधिक मामलों की जो सुनवाई है, ये ग्राम न्यायालय अधिनियम का जो अध्याय 3 में धारा 11 है, उसके तहत जो है कि सिविल मामले और आपराधिक मामले दोनों की प्रक्रिया का पाबंद किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला गलत है, क्योंकि ये बता रहा है ना कि नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें है। दूसरा ये दिया गया है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों की मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता था। तो ये आपका सही है दूसरा। तो इसमें केवल हो जाएगा बी ऑप्शन। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। दूसरा यह दिया कि समताप के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा कथन उपयुक्त स्पष्टीकरण है, मतलब इसका कौन सा स्पष्टीकरण, मतलब कौन सा सही है, ठीक है। देखिए, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा यह है कि समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती है, ये भी सही है। देखिए, समताप मंडल ये जो है हमारा, अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो कितने परतें होती हैं, तो इसमें 5 परतें होती हैं। कौन कौन, देखिए नीचे से अगर हम जाएंगे, क्षोभ मंडल पहला पड़ेगा, दूसरा कौन सा, समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा जो है कि ताप मंडल, और पांचवा जो है कि बाह्य मंडल होता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, लेयर होते हैं, वायुमंडल में परत होते हैं। उसमें हम बात कर रहे हैं समताप मंडल की, ठीक है। तो समताप मंडल जो है कि कितना इसकी ऊंचाई रहती है, तो लगभग जो है कि 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हाइट मानी जाती है समताप मंडल की। तो ये मान लीजिए इसमें दोनों सही है, तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। दूसरा यह दिया है कि ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालन करते हैं। तीसरा यह दिया है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है चांगपा समुदाय, या फिर बोल सकते हैं चंपा समुदाय के, ठीक है। इनका मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। ये देखिए, राजस्थान राज्य में नहीं रहते हैं, ये मुख्यतः कहाँ पे रहते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। तो पहला ही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये जो चांगपा समुदाय हैं, ये जो है कि अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है कि जो अच्छे किस्म की ऊन देते हैं, पश्मीना बकरियाँ, उनको ये पालते हैं। तीसरा यह है कि इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना, इनको अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ये दूसरा और तीसरा आपका सही है। पहला क्या है, तो पहला गलत है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में कौन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, हम बात कर रहे हैं बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन का। तो इसका जो है कि कौन करता है इसका प्रबंधन, तो इसका प्रबंधन करता है आपका विश्व बैंक। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, विश्व बैंक के बारे में अगर हम जानें तो इसका जो है कि स्थापना 1944 में किया गया था, और इसका जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात करें IMF की, तो इसका भी 1944 में किया गया था, और वाशिंगटन डीसी में भी इसका भी हेडक्वार्टर है। एशियाई विकास बैंक ADB का जो है कि स्थापना 1966 में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो फिलीपींस मनीला में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे, तो इसका जो है कि स्थापना 1972 में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या में है। ये जो भी चीज़ें हैं कि इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था या फिर इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो लगभग इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो है कि बन गए। या फिर इसका सुमेलित करने के लिए भी आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना दिवस दे देगा इधर, और जो है कि इधर जो है कि इनका नाम दे देगा, इसको मिलाना है। या फिर ऐसे दे देगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और हेडक्वार्टर, इनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे, तो मिलाने के लिए। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। पहला केंद्रीय वित्त मंत्रालय, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक बोर्ड ब्यूरो एंड संबंधित बैंक के प्रबंधक। बात की जा रही है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के बारे में, ठीक है। तो कौन करता है, तो इसका चयन जो है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। देखिए, अगर हम बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा 2015 में एक 7 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की गई थी, जिसे इंद्रधनुष नाम दिया गया। और इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत ही बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है कि जीका वायरस रोग तथा डेंगू दोनों एडिज इजिप्टी मच्छरों द्वारा संचरित होते हैं। दूसरा ये दिया गया है कि जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना भी संभव है। एंड तीसरा ये दिया है कि यह रोग गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है तथा वर्टिकल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तथा शिशु में अपूर्ण विकास की वजह भी बन सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, जीका वायरस रोग तथा डेंगू दोनों जो है कि एडिज इजिप्टी मच्छरों द्वारा संचरित होते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सही यही है कि इनके द्वारा ही मतलब ये चीज़ें होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना भी संभव है, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा यह है कि यह रोग गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है, बिल्कुल जाता है, तथा वर्टिकल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन द्वारा शिशु में अपूर्ण विकास की वजह भी बन सकता है। देखिए, ये भी आपका सही है, जीका वायरस और डेंगू इन दोनों के बारे में। तो ये तीनों सही है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, 1, 2 और 3 सही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये दिया है कि इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना है। दूसरा यह है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। एंड तीसरा ये दिया, मतलब इनको जो कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, बात की जा रही है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, ये नालसा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो है कि समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा ये दिया गया है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, ये भी आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में, नालसा के बारे में, तो ये जो है कि संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत जो है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है कि कब बनाया गया था, तो 5 दिसंबर 1995 को। और किसके अधीन बनाया गया, तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधीन 1995 के तहत जो है कि इसकी स्थापना हुई थी। कब, 5 दिसंबर 1995, ठीक है। इतना में इसका जो है कि स्थापना हुई थी किसके अंतर्गत, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995 के तहत, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा कि नालसा का स्थापना जो है कि कब हुआ था, तो 5 दिसंबर 1995 को। और ये इनका दोनों ये बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। देखिए, पहला क्या दिया गया है कि शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। दूसरा यह दिया है कि यह असम के वैष्णवों को शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। इसमें से कौन सा कथन सही है। बात की जा रही है शास्त्रीय नृत्य के बारे में, ठीक है।
तो अगर हम देखें इसके, तो ये जो है कि सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है ये, ठीक है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। ये दोनों आपका सही है, ए और बी, ठीक है। देखिए, अगर सत्रिया नृत्य के बारे में बात करें तो आप लोग बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है कि ये कब शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल की गई थी, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सत्रिया नृत्य जो है ये कब संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है कि शास्त्रीय नृत्य की सूची में ये शामिल कब की गई थी, वो ईयर हमें बताइएगा, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। एंड दूसरा यह दिया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। इसमें कौन सा सही है ये बताना है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इसकी नियुक्ति और पदावधि के बारे में, ठीक है। तो इसका जो है कि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा यदि है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 316 में किया गया है। बिल्कुल सही है कि 316 में ये प्रावधान किया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के प्रावधान के बारे में। तो ये भी सही है आपका दूसरा भी, तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में मिलकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा यह दिया है कि एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब प्रदान किया जा सकता है जब वह पार्टी लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। इसमें से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है आपका कि कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है कि प्रदान कब किया जा सकता है, जब वह कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में मिलकर के लोकसभा की 2% सीटें जीतती है, ठीक है, तब जो है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है कि एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब प्रदान किया जा सकता है जबकि वह पार्टी लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है, तब भी उनको जो है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ए और बी, तो ये हो जाएगा आपका सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। दूसरा ये दिया है कि 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। तीसरा ये दिया है कि बॉम्बे प्लान के सूत्रधार श्री मन्ना रायण थे। इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो है कि भारत में जो आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। देखिए, ये इतना बड़े बड़े क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है ये, तो विश्वेश्वरैया की पुस्तक है ये, ठीक है। ये जो है कि आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले 1934 ईस्वी में आया था, इसी बुक में इनके द्वारा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए, एक में जो है कि 3-4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। दूसरा ये है कि 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बिल्कुल सही है कि 1944 ईस्वी में बॉम्बे के जो 8 उद्योगपति थे उनके द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। तीसरा ये दिया है कि बॉम्बे प्लान के सूत्रधार श्री मन्ना रायण थे। देखिए, बॉम्बे
प्लान का सूत्रधार ये जो है कि नहीं थे। कौन था? तो इसके सूत्रधार जो कि सर अर्देशियर दलाल थे। ठीक है, श्री मन्ना नायर नहीं थे। ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है ना केवल आपका, तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरा दिया है कि इस योजना में कृषि की उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना के पहले टाइमिंग क्या था? 1951 से 55 तक था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी, ये गलत है। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो है कि हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, यहीं पे बताइएगा। जब भी आप वीडियो देखिएगा ना, तो तुरंत पॉज करके वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जो भी मतलब अगर मैं पूछता हूँ कि वो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आप लोग उसी टाइम पे वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। ठीक है, दूसरा है कि इस योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी गई। बिल्कुल सही है कि पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है कि कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ये आपका सही है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है आपका। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। दूसरा यह दिया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना है। इसमें से कौन सा सही है इसके संबंध में, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका आरंभ जो है कि कहाँ से हुआ? कोलकाता से हुआ। कब? 9 मई 2015 को। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात की जा रही है। इसका आरंभ जो है कि 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। दूसरा ये जो है कि इस योजना का पर्पज क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य ये है कि समाज के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें बताना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कब जो है कि आरंभ की गई, किस डेट को, कहाँ से की गई, किसके द्वारा की गई, इन सब सारी चीज़ों का एक ही क्वेश्चन में आंसर मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से देखा कीजिएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी एंड एड्स। देखिए, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से रोग का कारक जो है कि जीवाणु नहीं होता है? हैजा का, डिप्थीरिया का, काली खांसी का, एड्स का। तो देखिए, इसमें एड्स का जो है कि कारक जो है कि जीवाणु नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? तो वायरस होता है। देखिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, अभी हाल ही में एड्स दिवस मनाया गया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 2021 के एड्स दिवस की थीम क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन। पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व जो है कि सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो कौन सा अम्ल निश्चित रूप से उपस्थित होता है सभी अम्लों में? तो वो होता है आपका हाइड्रोजन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, कल क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब पिछले वीडियो में आप लोगों से, कि लेटराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा जा रहा था कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना था आपको। पहला दिया है कि उसका निर्माण स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है। बिल्कुल सही है कि लेटराइट मिट्टियों का निर्माण जो है कि स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है। दूसरा यह था कि वे बेसाल्ट तथा अन्य एल्यूमिनियम युक्त चट्टानों से अपघटित होती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही था आपका। उनमें
नाइट्रोजन की कमी होती है। देखिए इसमें जो है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। तो ये आपका ये भी सही था। इसमें फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए फास्फेट जो है कि प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, तो लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका गलत है, डी। तो आपका डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तांबा की, जस्ता की, मैग्नीशियम की, सीसा की। देखिए जो लोहा होता है और इस्पात होता है, उस पर जंग से बचने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है कि तांबा है या जस्ता, मैग्नीशियम, सीसा, इसमें से किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।